कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। सभी विद्यार्थी पहली उंगली मुट्ठी के नीचे, दोनों हाथ घुटने पर, ज्ञान मुद्रा। हरि सभी विद्यार्थी दोनों हाथ जोड़ेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादानं कुर्वे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे। नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ नीचे, ज्ञान। कैसे हैं आप सब बच्चे? प्रसन्न हैं, आनंद में हैं? आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हैं? आपके शिक्षक लोग आपसे संतुष्ट हैं? तो फिर संतुष्ट तो करना पड़ेगा ना। चलो, ईमानदार बच्चे तो हैं, ऑनेस्टी। ठीक। तो अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमारे टीचर्स हमसे संतुष्ट नहीं। तो संतुष्ट नहीं है तो क्या कारण हो सकता है? बोलो बच्चों, आप ही बताओ। जिसको प्रॉब्लम पता है ना, उसी को सॉल्यूशन भी पता होता है कि क्या कारण है, क्यों नहीं संतुष्ट है हमसे। कोई भी हाथ ऊपर करो, जल्दी जल्दी, समय बर्बाद नहीं करो। आप सबको पता होगा कि क्यों संतुष्ट नहीं है, जिन्होंने कहा नहीं। कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा। आपको एक पोजीशन दे दी ना, ज्ञान मुद्रा में बैठना है, ठीक है? चलो, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई, ठीक है? उसी में आपको आपका आंसर भी मिलेगा। एक व्यक्ति था, बहुत योग्यता थी उसके अंदर, लेकिन कोई भी काम करना हो, आज नहीं, कल, आज कल, अभी क्या चल कर लूं। और इसके कारण क्या हुआ कि वो हर काम को कल पर डालता था, और इसका नतीजा ये हुआ कि उसके घर में इतनी दरिद्रता आ गई कि 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो एक बार 2 दिन बीत गए, उसको भोजन नहीं मिला,
घर में पत्नी भूखी, बच्चे भूखे, लेकिन इसको कोई पड़ी ही नहीं। फिर एक दिन बच्चे बहुत रोए कि बहुत भूख लग रही है हमको। तब इसने सोचा कि चलो राजा के पास जाता हूँ, राजा को बताऊंगा मेरी तकलीफ क्या है, तो राजा कुछ मदद करेगा। तो वो गया दरबार में, राजा के पास जा करके उसने सुनाई अपनी आप बीती, रो रो करके बड़े दुखी हो के कि मैं क्या करूं, मेरा घर में पत्नी है, बच्चे हैं, सब भूखे हैं, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। राजा का भी दिल पसीज गया। राजा ने सोचा चलो थोड़ी मदद करनी चाहिए, मेरे राज्य में रहता है। तो राजा ने कहा ठीक है, जो हमारा राजकोष है ना, इसका दरवाजा तुम्हारे लिए मैं सुबह से लेकर शाम की संध्या तक खोल, तुम्हें जितना धन चाहिए उतना ले जाओ। तो फिर उसने सोचा, लालची भी था, उसने सोचा अभी तो खाली हाथ आया हूं, कितना धन ले जा पाऊंगा, घर जाता हूं, थैला लेकर आऊंगा, साथ में अपनी पत्नी को भी ले आऊंगा, दोनों मिलकर खूब सारा धन ले जाए। घर पहुंचा, पत्नी को बोला अरे जाओ जाओ जाओ, उधार में ना सेठ से ले आओ सामान, खाना बनाओ, भर पेट भोजन करेंगे और फिर चलेंगे अपन। पत्नी बोली कहाँ जाना है? बोले बताता हूँ ना, पहले खाना तो बनाओ। कहते कौन देगा मैं उधार, पैसे तो है नहीं, सबको मालूम है तुम्हारे हाल क्या है। तो उसने कहा नहीं नहीं, आज शाम को तो पक्का चुका दूंगा मैं, तुम जाके सेठ को बोल देना जल्दी दो, बस शाम तक तुम्हें मिल जाएंगे। तो गई, अनाज लेकर के आई, दाल सब्जी बनाई। अब 2 दिन बाद मिला था तो भर पेट खाया उसने। उसने कहा अरे शाम की संध्या तक का समय है ना, मन में सोचा थोड़ा आराम करता हूं, सो जाता। तो सो गया, मतलब क्या था, आलसी भी था, सो गया 1 घंटे बोल करके। तो 2 घंटे बाद पत्नी उठा रही है तो कहता सोने देना थोड़ी देर। कहती शाम की संध्या हो जाएगी, आपने कहा था शाम की संध्या तक का समय, फिर मैं बताऊंगा कि क्या हो। तो उसने फिर से उठाया तो उठा, जाने लगा। तो जाते जाते रास्ते में क्या देखा कि मदारी का खेल चल रहा है, बंदर बंदरिया का। खड़ा हो गया वहां देखने के, देखने लगा, बड़ा मजा आ रहा। अब क्योंकि घर से निकलते समय पत्नी को फिर नहीं बताया उसने, क्योंकि भुलक्कड़ भी था, उसने एक थैला लिया और अकेले ही चल पड़ा। अब वहां खेल देखता रहा, पता ही नहीं चला कब शाम हो गई, खेल पूरा हुआ। मदारी ने कहा चलो चलो भाई अब जाओ, अब कल होगा खेल। अब उसने सोचा क्या, तो शाम हो गई, क्योंकि राजा ने कब तक का समय दिया था बच्चों, शाम तक। उसने सोचा चलो दौड़ के जाता हूँ, क्या पता दरवाजा खुला मिल जाए तो थोड़ा सा ले आऊंगा। दौड़ के गया, लेकिन राजमहल के दरवाजे बंद। ठीक उसी प्रकार से आप और हम सब, पहली चीज तो जो भी कर्तव्य होता है उसको आज नहीं कल पे टाल देते। ऐसा ही होता है कि नहीं? कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर ने जो होमवर्क दिया है बोलते हैं अरे ये कर लेंगे ना, थोड़ी देर बाद मित्र आ गए, खेलने लग गए, पता ही नहीं चला समय का। तो बहुत थक गया तो सो जाते हैं, सुबह उठ के कर। सुबह में नींद अलार्म बजा भी, हाथ रखा, फिर सो, बोले थोड़ी देर में उठता हूँ, फिर उतने में तो लेट। फिर दौड़ दौड़ के स्कूल पहुंचे, क्लास में टीचर ने पूछा होमवर्क डन, मुंह लटक जाता। तो आप और हम क्या हैं, उसी के जैसे हैं या नहीं है? दूसरा, जब खेल का समय होगा नींद भाग जाएगी, भोजन का समय होगा नींद भाग जाएगी, लेकिन जैसे किताबें लेके बैठेंगे तुरंत आलस आने शुरू, झोंके आने शुरू। थोड़ा सा सो लेना बस 15 मिनट, फिर देखते। लेकिन 15 मिनट थोड़ी होता है, फिर तो लंबा सो जाते हैं। मित्र आ गए, खेल के लिए बुलाया, हाँ ठीक, बस माँ अभी आधा घंटा खेल के, लेकिन खेलते खेलते समय कितना गया पता ही नहीं चला। ऐसा ही होता है कि नहीं बच्चों? और आजकल एक छोटा सा मित्र जो 24 घंटे साथ रहता है, आ गया ना एक छोटा सा डब्बा मोबाइल। वो तो चलो मित्रों को भी मना कर दिया भाई मुझे पढ़ना है, माँ को भी बोल दिया खाने का आइटम भी तो भूलना मत, लेकिन वो पास में पढ़ने बैठे, किताब खोली, 10-15 मिनट पढ़ा ना पढ़ा,
मैसेज क्या एक आ गया, अरे चलो देखें किसका मैसेज है, जवाब तो दे दे 2-4। फिर जवाब देते देते पता ही नहीं चली कितनी देर की चैटिंग चल रही। उसके बाद में किसी मित्र की घंटी बज गई, चलो बात कर लें। पहले तो होता था भाई फोन है, बूथ पर जाना पड़ता है, 1 रुपए का सिक्का डालना पड़ता है, फिर 1 आध मिनट की बात होती है, फिर फोन ऑटोमेटिक कट। तो सार बातें जल्दी जल्दी कर लो। अब तो रिचार्ज अपने करा रखा है, चलते तो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, कोई होश नहीं है लगे हुए। क्योंकि न समय की कीमत है, ना अपनी एनर्जी की कीमत है, ना अपनी बुद्धि की कीमत। तो इस मित्र ने तो 24 घंटे साथ रह के एक तो बच्चों का समय खा लिया, दूसरा जब उसको मोबाइल को खोलते हैं तो पता नहीं चलता देखने लायक क्या और देखने लायक क्या नहीं, क्योंकि बुद्धि है ही नहीं, विवेक जागृत है ही नहीं। कभी कभी बच्चे सोचते नहीं कुछ अच्छा ही ढूंढेंगे, कोई ना कोई स्टडीज से रिलेटेड, लेकिन बीच में ऐड ऐसी आ जाती है, फिर कहते हैं थोड़ा सा देख लें, फिर थोड़ा सा और देख लें, और उसी देखने के चक्कर में अपनी बुद्धि में ऐसी ऐसी चीजें भर लेते हैं जो कि बिल्कुल भी हितकारी, बोलो बोलो हाँ या ना, नहीं। और आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज हमने एक बार देखी, भले हम बोले अरे भूल गए, लेकिन वो हमारे अर्ध चेतन मन में, सब कॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें रहती। और कभी वैसा वातावरण मिला तो तुरंत वो विचार सिर उठाना शुरू करते, और फिर हमारा जो मन है ना वो हमारी बुद्धि पर हावी हो जाता है, और हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए। और अनेक बार बच्चों को बोले बेटा तुमने ऐसा कैसे कर दिया, नहीं मालूम मुझे, पर मुझसे हो गया। क्यों? क्योंकि वो चीज हमारे माइंड में थी। और ऐसा नहीं कि बच्चा खराब था, बच्चा बहुत अच्छा हो, लेकिन क्योंकि वो विचार कहीं से उसके अंदर चले गए हैं, और जैसे ही उसको वो वातावरण मिला तो वो विचार अपना सिर उठाना शुरू करते हैं, और वो धीरे धीरे हमारी बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, और हमारे द्वारा ऐसे कार्य करवा लेते हैं जो करने की कभी भी हमारी इच्छा नहीं थी। तो आप समझ रहे हो बेटा कि हमें बहुत सोच के देखना चाहिए, बहुत सोच के सुनना चाहिए, और बहुत सोच करके कुछ भी बोलना चाहिए। तो जो विद्यार्थी ये 3 बातें ध्यान में नहीं रखता है, फिर उसकी जीवन की जो गाड़ी है ना कैसी हो जाती है, बिना स्टीयरिंग और बिना ब्रेक वाली। अच्छी होती है क्या? बोलो बोलो, ऐसी गाड़ी आपको सफलता दिलाएगी? तो कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा, ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है ना, 10वीं 11वीं 12वीं इसके जो बच्चे होते हैं ना सोचते हैं तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन बात क्या होती है कि अब वो ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता कि अब हम छोटे हैं कि बड़े हैं, फिर सोचते हैं तो बहुत बड़े हैं। कोई उनको कुछ कहे तो बोलते हैं जब देखो हमें बताते रहते हैं, हमारे पास दिमाग नहीं है, हमें भी पता है हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन आपके पास बुद्धि है बेटा, पर आपके पास एक चीज नहीं है, वो है अनुभव। क्या नहीं है? अनुभव। और वो अनुभव है आपके माता पिता के पास, वो अनुभव है आपके शिक्षक शिक्षिकाओं के पास। इसीलिए क्या कहते हैं, कहीं पर ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां दिमाग काम नहीं करता हो तो बड़ों से सलाह बोलो बोलो लेनी चाहिए। लेकिन बच्चे क्या ना सोचते हैं, बड़े तो हमेशा रोकते टोकते रहते हैं, अभी इनके पास जाएंगे तो तुरंत मना कर देंगे, फिर क्या करते हैं मित्रों से ही सलाह लेते हैं। और मित्रों की बुद्धि कितनी जितनी आपकी, उनका अनुभव कितना जितना आपका, तो वो अपने जैसा बता देते हैं, और फिर बच्चे वैसा ही करते हैं, और फिर जब गलत परिणाम आते हैं फिर बड़ा पछताते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है, अब पछताए क्या हो, जब बोलो बोलो चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन साथ में एक और भी बात कि जिसको अपने जीवन को सही दिशा देनी हो ना,
जिसको उन्नति की तरफ जाना हो तो फिर क्या एक कहावत है, इट इज नेवर टू लेट। क्या कहते हैं? इट इज नेवर टू लेट। देर भी नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा। तो आप सब बच्चों को अपनी सूझबूझ विकसित करनी हो, अपने जीवन में एकाग्रता लानी हो, क्योंकि जब तक आपके जीवन में सूझबूझ नहीं है, एकाग्रता नहीं है, आप अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है, जब तक आप तत्पर नहीं है, तब तक आपके जीवन में सफलता बोलो बोलो आएगी क्या? नहीं आ सकती। तो पहली चीज ये देखो, दो बच्चे कैसे लड़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, ज्ञान मुद्रा में बैठने से लड़ने के लिए कहां से हाथ फ्री हो गए? करो ज्ञान मुद्रा। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, दोनों हाथ घुटने पर, दोनों। मैंने तो एक से माइक पकड़ा है, आपके तो दोनों फ्री हैं। आप सबने देखा है ना ऋषि मुनि लोग कैसे बैठते हैं? ज्ञान मुद्रा। इसके पीछे क्या है? साइंटिफिक रीजन है। आपकी जो अंगूठे की टिप है और फर्स्ट फिंगर की जो टिप है, इसके ऊपर ऐसे पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो आपके ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी इंटेलेक्ट को कंट्रोल करते हैं। दिमाग नियंत्रित रहेगा तो सही निर्णय होंगे कि नहीं? और इंटेलेक्चुअल मतलब जिसके पास विजडम हो, दूरदर्शिता हो, सूझबूझ हो, जो परिणामों पर पहले विचार करे और फिर कार्य को करे। आप बच्चे क्या करते हो? परिणाम पर विचार करते नहीं हो, एक विचार आया तुरंत क्रियान्वित करते हैं, फिर बाद में पछताते रहते हैं, अरे ऐसा तो करना बड़ा गलत है। होता है कि नहीं होता ऐसा? है ना? तो इसलिए हमेशा ज्ञान मुद्रा में बैठना चाहिए। और दूसरी चीज, एकाग्रता की कमी। तो आप सब बच्चे स्वामी विवेकानंद को जानते हो? नाम सुना है? तस्वीर भी देखी होगी ना? ठीक। तो एक बार स्वामी जी कहाँ गए थे? अमेरिका। तो अमेरिका गए तो एक दिन खूब बारिश हो रही थी। तो बारिश के बाद वो टहलने निकले तो एक पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ युवक लड़के होंगे 11वीं 12वीं या कॉलेज फर्स्ट ईयर, वो खड़े थे और उन्होंने पिस्टल ले रखी थी और पुल के ऊपर खड़े होकर के पानी जो नीचे से बह रहा था ना, उसमें, अब विदेश में तो बहुत लोग बहुत अंडे खाते हैं, तो उनके खाली जो शेल्स थे ना वो पानी में बह रहे थे, तो उस पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। 6-7 लड़के थे, खूब कोशिश की। स्वामी जी ने देखा कम से कम इन्होंने 10 बार उस पर निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ। तो स्वामी जी उनके पास गए, उनको कहा कि मैं एक बार कोशिश कर, मुझे दो ना पिस्टल। तो हंसने लगे, बोले स्वामी जी आप अपना काम करिए ना। क्योंकि स्वामी जी कैसे वस्त्र पहनते थे बच्चों? बोलो बोलो, किस रंग के वस्त्र पहनते थे? ऑरेंज, गेरुए रंग के। वो दिख ही रहा था कि संत हैं। तो बोले स्वामी जी आपका काम नहीं है। स्वामी जी बोले एक बार तो दो, मैं भी कोशिश करके देखूं। तो लड़कों ने फिर मना किया। स्वामी जी बोले तुम तो 10 बार कोशिश कर चुके, एक बार मुझे भी करने दो। उन्होंने दिया तो पीछे से पानी में बहते आ रहे 6 शेल्स को स्वामी जी ने निशाना लगाया और एक भी नहीं चुका। तब वो लड़के उनकी तरफ देखने लगे, सरप्राइज्ड, हाउ कुड यू डू इट? तब स्वामी जी ने कहा कोई भी कार्य करते हैं ना तो एकाग्रता होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। उस समय सिर्फ जो काम आपके हाथ में है उसी पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। इसलिए कहावत भी है ना कि बोलो बोलो, पता होगा आप लोगों को, बहुत कॉमन, बोलो आप लोग पूरा करो। दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। हिंट दे दिया आपको। इसके पहले वाला वाक्य बोलो। नहीं मालूम? सीनियर स्टूडेंट्स को तो पता होना चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ाई होगा।
कहावत है ना एक, कि वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दिस इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। हाँ या नहीं? कि जब काम करो तो काम ही करो, जब खेलो तो पूरे दिल से खेलो, अर्थात जो कार्य हाथ में लो पूरी एकाग्रता उस कार्य पे होनी चाहिए, तो आप सफल होगे होगे और होगे। तो इसको याद कर लो सब, वर्क वाइल यू वर्क, बोलो, एंड प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। ठीक है? जिसको आनंदित रहना है, प्रसन्न रहना है, निश्चिंत रहना है, तो जिस समय जो कार्य हो उसको सर्वश्रेष्ठ कार्य समझ के, भगवान का कार्य समझ करके पूरे दिल से उसको करो, तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी और मिलेगी। तो जब आप कक्षा में बैठते हो पढ़ने के लिए, तो पूरा आपका ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए। उस समय ये नहीं कि बैठे बैठे सोचो कि अरे आज शाम को तो उस मित्र ने अपने घर बुलाया है, तो उसके यहाँ जन्मदिन है या कोई पार्टी है, वहां जाएंगे, क्या कपड़े पहन के जाने हैं, क्या खाना मिलेगा, वैरायटी मिलेगी, उसी सपनों में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, है कि नहीं? फिर कई बच्चे कभी माता पिता के साथ गए हैं, जाते जाते सड़क पे दुकान में देख लिया, बहुत अच्छे शूज हैं, यही चाहिए मुझे, तो भले कितने महंगे हो, पेरेंट्स खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो, तो भी जिद करके बैठ जाते हैं, उन्हीं जूतों का चिंतन चलता है, कैसे न कैसे वो खरीदने। फिर कई बच्चे होते हैं कि किसी मित्र ने कुछ कह दिया तो उसी के चिंतन में लगे पड़े, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, टीचर ने जो पढ़ाया वो सब गया, सुना ही नहीं, अंदर ही नहीं जाने दिया उसको। तो बचाओ, बच्चों को चैप्टर समझ में आएगा? नहीं आएगा। और कभी कभी क्लास के दरवाजे से कोई गुजर रहा है तो बड़ा बार ध्यान वहीं पर है, टीचर क्या बोल रहे हैं, कोई पढ़ी नहीं। तो ये क्या है? लैक ऑफ, बोलो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन। किसकी कमी है ये? एकाग्रता की कमी। तो ऐसा होना चाहिए क्या? बोलो बोलो। नहीं। क्लास में जब भी शिक्षक या शिक्षिका कुछ भी पढ़ा रहे हो तो बराबर आपका ध्यान वही होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा जाए तुरंत आपकी कॉपी में आपको लिख लेना चाहिए। वो जो बात बोले केवल शब्द सुनने से नहीं होता, उनकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें वो अपने चेहरे के हाव भाव से आपको समझा देंगे। इसीलिए बच्चों को एकाग्र होना चाहिए। तो इसलिए कई बार टीचर्स बोलते हैं ना, शरीर से तो यहाँ उपस्थित है लेकिन मन से कहीं और है, फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट इन द क्लास। तो ऐसे विद्यार्थी कभी भी सफल होते हैं क्या? नहीं होते। तो इसलिए आप सब बच्चों को एकाग्रता बढ़ानी चाहिए। तो एकाग्रता बढ़ाने के एक दो प्रयोग बताती हूँ आपको। कमर गर्दन बिल्कुल, और साथ में कौन सी मुद्रा है ये? ज्ञान मुद्रा। छोटे छोटे बच्चे भी, इधर एक बच्चा बड़ा चंचल, ज्ञान मुद्रा में बैठो बेटा। हाँ, शाबाश। तो जिस भी विद्यार्थी को ये चाहिए कि जो भी मैं पढ़ूं या सुनूं वो मुझे चीज तुरंत याद रह जाए, तो उसके लिए पहली चीज हमेशा कमर गर्दन सीख। दूसरी चीज आपको जो बताया, ज्ञान मुद्रा में बैठ। तीसरी चीज, जब भी आप घर पे हो या विद्यालय में हो, पढ़ाई शुरू करें तो 3 बार ओंकार का गुंजन करें, आंखें बंद करके और किसी भी तरफ ध्यान। तो उससे क्या होगा? आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। चौथी चीज, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, जिस भी चीज को पढ़ें तो उसको पढ़ने के बाद में जीभ को ऊपर तालू में लगाएं, आंखें बंद करें और मन ही मन मानसिक उस चीज का पुनरावर्तन करें। तो वो चीज आपको पक्की याद रह जाएगी, क्योंकि कई बच्चे 6-6, 7-7 बार पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता। ये प्रयोग अगर आप करोगे 2 से 3 बार पढ़ोगे और वो चीज आपको पक्की याद हो जाएगी। क्योंकि जैसे कंप्यूटर में होता है ना सेव का बटन, तो
होता है ना बच्चों, आप कुछ भी एंट्रीज करते हो फिर सेव कर देते हो, तो जब चाहिए उसको खोल के फिर देख सकते हो। तो ऐसे ही आपके शरीर में ये सेव का बटन है कि जीभ की नोक जब ऊपर तालू से लग जाती है और फिर आप किसी भी पढ़ते हो या सुनते हो तो आपको याद हो जाती है। आज वैज्ञानिक लोग भी इस चीज को मान रहे हैं कि ये सच में वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध हुआ है। तो जो डॉक्टर डायमंड है ना, उन्होंने ये प्रयोग भी कराया बच्चों से, उन्होंने पाया कि बच्चों को तुरंत याद हो जाता है। और पांचवी बात, आप जब भी घर पर पढ़ने के लिए बैठे तो उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना है ईशान कोण, उस तरफ मुंह करके बैठे। ईशान कौन से भगवान जी का नाम है बच्चों? बोलो। भारत देश में पैदा हुए हो, सनातन संस्कृति में हो, ईशान कौन से भगवान जी का नाम है? अभी बोलोगे ना, सब बोलोगे, हमें तो पता था। बोलो बोलो। भगवान शिव जी, देवों में देव महादेव का एक नाम है ईशान, और वो ज्ञान के देवता हैं। तो जब हम ईशान कोण की तरफ मुख करके बैठ के पढ़ते हैं तो उनकी विशेष कृपा हम पर होती है, और जिससे हमारा ज्ञान चक्षु विकसित होता है। ये जो यहाँ पर है इसको हम क्या बोलते हैं? शिव नेत्र भी बोलते हैं कि नहीं? ज्ञान चक्षु या शिव नेत्र या थर्ड आई, या यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? आज्ञा चक्र। क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसलिए इसका विकास होता है तो ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि जो है वो तीव्र हो जाती है, आपकी याद शक्ति अच्छी होती है। और साथ में विद्यार्थियों को रोजाना भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। कितने बच्चों को आता है भ्रामरी प्राणायाम? हाथ ऊपर करो। शाबाश, बहुत बढ़िया। और जिनको नहीं आता है वो सब आज सीखेंगे। ठीक है, आता तो है लेकिन कितने रोज करते हैं? बहुत बढ़िया, चलो ईमानदार बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि जिनको आता था उन्होंने फटाक से हाथ ऊपर कर दिया, हम रोज करते हैं। तो अब आप सब बच्चे कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा। अब गहरा श्वास अंदर भरेंगे बेटा, ठीक है? अभी जब मैं कहूंगी तब अभी आपको बता रही। तो गहरा श्वास जब अंदर भरेंगे आप, तो उस समय आपको 3 चीजें अपने अंदर भरनी है जो विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। और कहते भी है ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम हो जाते हैं। तो हमेशा अपने जीवन में कैसे विचार होने चाहिए? सकारात्मक विचार। कैसे? सकारात्मक विचार, अर्थात पॉजिटिव थॉट्स। तो जब हम श्वास अंदर भरेंगे, पहली चीज क्या भरेंगे? सकारात्मक विचार। दूसरी चीज दृढ़ता। क्या? दृढ़ता, अर्थात डिटर्मिनेशन। और तीसरी चीज अच्छा स्वास्थ्य, दैट इज गुड हेल्थ। ठीक है, 3 चीजें, क्योंकि ये तीनों चीजें विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। अगर विद्यार्थी जो है उसके अंदर में सकारात्मक विचार नहीं होंगे तो हर चीज, हर परिस्थिति में वो नेगेटिव सोचता रहेगा और हमेशा दुखी रहेगा, टेंशन में रहेगा, फेल होएगा। तो हमेशा पॉजिटिव, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए लेकिन हमको आशावादी रहना है, हमारे को सकारात्मक विचार करना है, उत्साही रहना है। ठीक। दूसरी चीज दृढ़ता होनी चाहिए, जो काम हाथ में लिए इसको पूरा करके ही दम लेंगे, क्योंकि वही बच्चे विफल होते हैं, थोड़ा सा क्या फिर कहते हैं अरे बाद में कर लेंगे ना, फिर याद ही नहीं आया, फिर समय कब चला गया पता ही नहीं चला, तो आधा अधूरा काम। तो ऐसा बच्चा कभी सफल होगा नहीं। और जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा वही विद्यार्थी सफल हो। क्यों? क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, खाना भी अच्छा नहीं लगता, मित्र भी नहीं अच्छे लगेंगे उस समय, तो पढ़ाई तो दूर की बात है कि वो अच्छी लगे, और खेल भी अच्छा नहीं। कोई बच्चा बीमार होता है तो वो लोग चलो खेलने अच्छा लगता है उसे। तो जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक आपको किसी भी चीज में रुचि नहीं हो। इसलिए क्या कहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। क्या कहते हैं बच्चों? बोलो बोलो। हाँ,
अ हेल्दी माइंड रेस्ट इन अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो आप सबको 3 चीजें अंदर भरनी है। पहली चीज क्या बोली मैंने? जोर से बोलो। हाँ, दूसरी, तीसरी, अच्छा स्वास्थ्य। ठीक, और जब हम प्राणायाम करके श्वास बाहर छोड़ेंगे तो 3 चीजें हमें बाहर निकाल देनी है अपने जीवन से। पहली चीज नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मकता बाहर, इसी के विपरीत बताऊंगी जो अभी बताया। ठीक है, दूसरा डिटर्मिनेशन था ना, दृढ़ता, तो चंचलता को बाहर निकाल। फ्लिकरिंग माइंड, बच्चे क्या होते हैं, ये कर ले, नहीं नहीं ये नहीं, अब ये कर लेते हैं, ये नहीं वो कर लेते हैं, उस चक्कर में कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो फ्लिकरिंग माइंड नहीं होना चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज, यदि हमारे अंदर कोई भी बीमारियां तो वो सब भी बाहर निकल जाए। ठीक है, तो 3 चीजें समझ में आ गई क्या बाहर निकालनी है? नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार, दूसरी चीज चंचलता या फ्लिकरिंग माइंड, और तीसरी चीज बीमारियां। ठीक है, डिजीजेस, ये सब बाहर। तो आप भ्रामरी प्राणायाम आपको कैसे करना है? कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा। ठीक, जब मैं 1 बोलूंगी तो आपकी आंखें बंद और कान में आपका अंगूठा, आंखें पर उंगलियां दोनों हाथों से। ठीक, इससे क्या होगा? हमारा मन जो है वो इधर उधर कब जाता है, जब कुछ सुनता है या कुछ देखता है, तो ये दोनों कनेक्शन कट हो गए। दूसरी चीज, आपका ध्यान कहाँ होगा? आज्ञा चक्र पर। ठीक, तीसरी चीज, जब आप खूब गहरा श्वास अंदर भरेंगे तो वो 3 चीजें अंदर भरेंगे। और दूसरा, आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जब कोरोना हुआ था लोगों को क्या तकलीफ हो रही थी? सांस ही तो नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन ही तो नहीं जा रही थी अंदर, है कि नहीं? और उसी के कारण लोग मर रहे थे। तो हमारे लंग्स जो है वो स्ट्रांग रहने चाहिए, मजबूत रहने चाहिए। ठीक, और उसके बाद जब हम ओमकार का गुंजन करेंगे, ये देखो कई बच्चे तो सच में बुड्ढे हैं, जब देखो चुप, सबके लिए एक लाऊं, स्टिक लाऊं, फिर सीधे बैठो। बच्चे ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, फिर बार बार क्यों बोलना पड़ता है कमर गर्दन सीधी? तो उसके बाद में कंठ में ओमकार का गुंजन करना, और वो भी कैसे? जैसे एक भंवरा फूलों के ऊपर मंडराता है ना, तो कैसी आवाज करता है बच्चों? हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो इस प्रकार से जब आप कंठ में ओमकार का गुंजन करोगे तो आपके गले में कौन सी ग्रंथि होती है? हाथ खड़ा करो जिस बच्चे को पता है, 8वीं से ऊपर के हर बच्चे को पता होना चाहिए। कंठ में कौन सी ग्रंथि है? विच ग्लैंड इज प्रेजेंट इन योर थ्रोट? जल्दी, जनरल नॉलेज भी खराब है, साइंस की नॉलेज भी खराब है फिर तो। हाँ, वेरी गुड, इज्जत बचा दी, ताली बजा दो। हाँ, थायराइड ग्लैंड, बस। ठीक, तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है बच्चों? थायरॉक्सिन। अब जो क्वेश्चन है उसका आंसर समूह में नहीं देंगे, हाथ खड़ा करना। थायरॉक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में किस किस चीज को कंट्रोल करता है? जल्दी हाथ ऊपर। 8वीं से ऊपर के हर बच्चे को यह आंसर पता होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साइंस में। थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स, हाँ जी, क्या क्या कंट्रोल करता है? ये देखो कितनी एकाग्रता की कमी है, सब उधर है ना। एकाग्र बच्चे होते हैं ना तो ऐसे नहीं झांकते। ये किसकी क्वालिटी होती है? बंदरों की। इधर इधर इधर, है ना। और बंदरों के बच्चे हो, बराबर सीधे बोलो। आपकी बॉडी में किन किन चीजों को कंट्रोल करता है? आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स योर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ।
ठीक। तो इसीलिए बच्चों का, आप सब क्या हो, ग्रोइंग एज में हो, आपका शरीर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो शारीरिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मानसिक विकास भी हो रहा है, और साथ ही साथ आपकी बुद्धि का भी विकास हो रहा है। तो कितना जरूरी है आपका थायराइड ग्लैंड का सही काम करना, है कि नहीं है? हाँ या ना? बुद्धू रहना है तो मत बोलो, शरीर सही विकसित नहीं चाहिए तो नहीं चलेगा, है ना? ठीक है, तो चलो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। एक खूब गहरा श्वास अंदर, कान में उंगली, अंगूठा, आंखों पे उंगली, और श्वास जब अंदर वही दोनों हाथ से, मैंने तो माइक पकड़ा, आप क्यों एक हाथ से कर रहे हो? अब 3 चीजें अंदर भर लेना, पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ एंड डिटर्मिनेशन, सकारात्मक सोच, दृढ़ता और स्वास्थ्य। अब कंठ में ओंकार का गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। गहरा श्वास लीजिए, अब खूब गहरा श्वास, और रोको। अब शुरू करो एक साथ ओंकार का गुंजन। अब दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ो बेटा। मम आरोग्य शक्ति जागरे जागरे, मम आरोग्य शक्ति जागरे जागरे, मम आरोग्य शक्ति जागरे जागरे। अब दोनों आंखों पे लगा लो। आरोग्य शक्ति क्या होती है? बीमारियों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का प्रयोग है। ठीक, फिर से करिए। मम आरोग्य शक्ति जागरे जागरे, हथेलियों को रगड़ना है अच्छे से ताकि उनमें गर्माहट पैदा हो, और फिर आंखों पे लगाना है। लगाइए आंखों पर। इसको क्या बोलते हैं? रेकी, हीलिंग बाय टच, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको कब से सिखा के रखा है। अब आपके और हमारे जीवन में यदि हमको एकाग्रता चाहिए तो आपका और हमारा हमेशा प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है, हमेशा निश्चिंत रहना बहुत जरूरी है। जो बच्चा हमेशा टेंशन में रहता है उसको कभी एकाग्रता बढ़ेगी? उसकी कंसंट्रेशन होगी उसकी किसी काम में? नहीं होगी। तो इसलिए आप सबको अगर एकाग्रता बढ़ानी है तो हमेशा प्रसन्न रहना है। तो हम सब मिलकर के हास्य प्रयोग करेंगे। करना है हास्य प्रयोग? ठीक, मैं आपको सिखाती हूँ, मेरे साथ में करना है। भगवान नाम जप के साथ में हास्य प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए। क्योंकि आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चों को पूछो, बड़ी टेंशन है। अरे वो बच्चा, उसके मार्क्स कम है, वो तो डिप्रेशन में चला है, जब देखो हमेशा उदास बैठा रहता है। और जब 10वीं 12वीं की बोर्ड रिजल्ट आती है तो जो बच्चे साल भर पढ़े नहीं, एकाग्रता थी नहीं, पढ़ाई लिखाई की नहीं, पेपर आए तो डरे, फिर पेपर में कैसे न कैसे करके आए, रिजल्ट आया तो अब क्या करें? फिर सोचते हैं अब कैसे जाएं माता पिता के पास, कैसे जाएं टीचर्स को मुंह दिखाने, आत्महत्या कर लेते हैं आजकल के बच्चे। तो बोर्ड रिजल्ट्स के बाद न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें छपती हैं जो नहीं छपने जैसी हो। इतना दुख होता है माता पिताओं को। तो इसलिए वैज्ञानिक भी आजकल बोल रहे हैं, डॉक्टर्स तो बोल ही रहे हैं कि बच्चों को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए। और वो कब होगा? जब आप रोज का काम रोज करोगे, जब आप उसकी तरह आलसी नहीं बनोगे। राजा ने एक दिन भर के लिए राजकोष खोल दिया तो भी क्या, एक भी चीज नहीं ला सका। क्यों? क्योंकि उसका महत्व किसमें था? खाने में। उसका महत्व किसमें था? सोने में। उसका महत्व किसमें था? बंदर बंदरिया का खेल देखने में। उसका महत्व किसमें था? कि बस मेरे मन में जो आए वो करता। तो कितनी बड़ी असफलता मिली कि नहीं मिली? रोते ही रहना पड़ गया। तो ईश्वर भी आके आपकी मदद करना चाहे, लेकिन अगर आप आलसी हो, आज के काम को कल पर टालते हो, आपको समय की कीमत नहीं है,
और आपको अपने कार्य का महत्व नहीं है, और जब देखो खेलने में, मित्रों में, इसमें उसमें लगे रहते हो, तो फिर आप भी, भगवान भी आपकी मदद कर पाएगा? नहीं कर पाए। तो कैसा बनना है? पुरुषार्थी। कैसा बनना है? जिसके जीवन का कोई लक्ष्य हो। कैसा बनना है? जो समय की कीमत करता हो। कैसा बनना है? जो काम हाथ में आया उसको पूरी दक्षता के साथ दी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है उसमें। कैसा बनना है आप सब बच्चों को? चाहे विपरीत परिस्थिति आ जाए तो भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमेशा कदम आगे बढ़ाना, पीछे नहीं हटना है। ठीक है? तो इसलिए आप सब बच्चों को भी अपने जीवन में सफलता लानी है, तो इन सब बातों को लाना हो। और ये बातें आ जाएंगी तो आप हमेशा कैसे रहेंगे? निश्चिंत रहेंगे। हमेशा कैसे रहेंगे? आनंदित रहेंगे। हमेशा कैसे रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट, बोलो, मेडिसिन। तो दिन में 5 बार आप सबको यह हास्य प्रयोग करना ही करना। 1-2 घंटे पढ़ते हैं तो फिर थक जाते हैं ना, थक जाते हैं कि नहीं? कई बार बच्चे पेन से पकड़ते हैं, लिखते हैं, लिखते 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 थक जाते हैं, फिर पेन को रखते हैं, ऐसे ऐसे हाथ को एक्सरसाइज देते हैं, यूं यूं करते हैं, फिर लिखना शुरू, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मसल्स जो है वो थक गए। ऐसे ही जो बच्चे 24 घंटे दिमाग में विचारों को चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो उनका दिमाग भी थक जाता है। तो ब्रेन को भी रिलैक्सेशन देना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि हर 2 घंटे बाद 1 बार हास्य प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए। ठीक है? तो अभी सभी बच्चे और सब टीचर्स हम सब मिलकर के हास्य प्रयोग करेंगे। चलो, दोनों हाथ जोड़ो। ओम 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 दोनों हाथ ऊपर करके हंसो, दोनों हाथ ऊपर। जब छूट दे रही हो तब तो हंस लो, वरना तो बातें करते हो बीच में, छेड़ते हो एक दूसरे को। हाँ, चलो फिर से करेंगे। हाँ, एकदम खुल करके, कोई टीचर आपको कुछ नहीं बोलेगा बेटा। और लेकिन गाड़ी कैसी होनी चाहिए? जिसका ब्रेक सही हो, और क्या बताया था? हाँ, ठीक है। स्पीड कितनी बढ़ानी, कब रोक देनी, कब स्टॉप हो जाना, सब सही होना चाहिए। ये कब होगा? जब जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप समझते हो और जो आप एक्शन करते हो, सब में तालमेल सही होगा। ठीक है? और ये सब चीजें आपको क्लास में भी चाहिए, खेल के मैदान में भी चाहिए, घर पे भी चाहिए, किसी के साथ बातें कर रहे हो तब भी चाहिए। नहीं तो ना बोलने जैसा बोल दोगे तो क्या कहलाओगे? क्या कहलाओगे? मूर्ख कहलाओगे कि नहीं? तो मूर्ख हो क्या? नहीं, तो सब अच्छे बच्चे, है कि नहीं? नव भारत हाई स्कूल, है कि नहीं? तो नव भारत से क्या समझते हो? नए भारत का निर्माण करने वाले बच्चे। और देश का भविष्य कौन हो? आप ही लोग हो। तो कितना सुंदर आपके स्कूल का नाम है। और गुरुदेव तो कहते हैं कि मेरे भारत देश के बच्चे ही भारत को फिर से विश्व गुरु पद पर आसीन करेंगे। तो आप सबको योगदान देना है कि नहीं देना है उसमें, है ना? चलो तो मिलके हास्य प्रयोग करें। निश्चिंत जीवन जिएंगे तब तो योगदान देंगे। मुरझाए मुरझाए बुझे बुझे क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? नहीं ना। जो हमेशा रोता रहता है वो कभी सफल होता है? कोई भी काम बोलो, अरे मेरे पास तो इतना सारा काम है, ये एक और नया पकड़ा दिया, तो ऐसा बच्चा कभी सफल होता है? उसको कोई पसंद करता है? नहीं ना। चलो तो शिव 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 शंभू भोलेनाथ। ठीक? तो रोज 2 घंटे में एक बार ऐसे हंसना है। ठीक? भगवान नाम का जप भी हो जाता है, सारी माइंड की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और टेंशन फ्री हो जाते हो। तो फिर से जब पढ़ने के लिए आप कोई भी काम करने बैठोगे तो पूरा मन लगेगा कि नहीं लगेगा? उधर लगेगा ना। ठीक है? तो आप कमर गर्दन सीधी। अब हंसने का टाइम गया, अब एकदम शांत। ठीक?
अब आप सब बच्चों को पहली चीज अगर सफल होना है तो अपने बड़ों का आदर करना सीखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कूल्स में हम जाते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, तो टीचर्स और पेरेंट्स यही कहते हैं, नहीं बच्चे वैसे तो बड़े इंटेलिजेंट है, सब है, लेकिन ना रिस्पेक्ट करना नहीं, छोटी छोटी बात में चिढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बात में पलट करके जवाब दे देते हैं। तो ऐसा अच्छा है क्या करना? बोलो बच्चों, अच्छा है ऐसा करना? नहीं ना। तो हमें अपने बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। ये देखो कैसे बैठे हैं, ये एक विद्यार्थी की पोज है बैठने की। हाँ, स्कूल में हो या किसी गार्डन में हो बेटा, स्कूल का आपका ये प्लेग्राउंड है, ये आपका बाहर का गार्डन नहीं है, ठीक है। तो अपने को याद रहना चाहिए कि हमारी मर्यादा क्या है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे, जब से देखो बोले जा रही है कमर गर्दन सीधी, कमर गर्दन सीधी। आपको मालूम है इसका क्या फायदा होता है? पता है किसी को? नहीं मालूम? ठीक, तो आप सुन लो ध्यान से। क्लास के अंदर में कौन बच्चे जो हैं वो थोड़ी देर के बाद बोलते हैं, अरे अब तो पता नहीं टीचर पढ़ाई जा रही है, समझ ही नहीं, सब सिर के ऊपर से गुजर रहे है ना? क्यों? जो कमर गर्दन झुका कर बैठते, उससे क्या होता है, जब आप झुक के बैठोगे तो आपके लंग्स पर भी दबाव पड़ता है। जब आप झुक के बैठते हैं तो आपके हार्ट से जो प्योर ब्लड जा रहा है ब्रेन तक, उसमें भी रुकावट आ जाती है। आप सब बच्चों ने पेड़ों को पानी दिया है? पाइप से दिया कभी? और पाइप बीच में मुड़ गई तो पानी आया आगे? नहीं आया ना। तो ऐसे ही आपके हार्ट से ब्रेन तक ब्लड ले जाने की आर्टरीज क्या है? पाइप के जैसी हैं। और इम्प्योर ब्लड लाने वाली वेन्स जो है वो भी कैसी हैं? पाइप के जैसी हैं। तो जब आप झुक के बैठते हो तो उन पे दबाव पड़ता है, तो जो फ्री फ्लो था उनका वो रुक जाता है। उससे जितनी ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक जानी चाहिए वो नहीं जाती, और उसके कारण फिर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपका दिमाग काम करना बंद होता है, थोड़ी देर में नींद आने लग जाती है, और कुछ भी जो आपको समझाया जा रहा है वो समझ में नहीं आता है। और फिर आप पीरियड के बाद बोलते पता नहीं टीचर ने आज क्या पढ़ाया, कुछ भी नहीं समझते, जबकि टीचर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था, लेकिन हमारा ही ध्यान नहीं था। तो अब बताओ दोषी कौन? बोलो बोलो, है ना गड़बड़? तो इसलिए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। एक बार ना एक बच्चा था, उसका जन्म हुआ, और कुछ समय के बाद में उस बच्चे के पिताजी गुजर गए। ये सत्य घटना है बच्चों, ठीक। पिताजी गुजर गए, माँ किसी तरह से छोटा मोटा काम करके अपने बच्चे को पढ़ाने, धीरे धीरे उसकी फीस बढ़ती गई। माँ ने बड़ी मुश्किल से उसकी फीस जुटाती रही। उसको पहले 4 घर में काम करती थी, फिर ज्यादा घर में काम करने लगी, बच्चे की फीस भरती रही। बच्चा पढ़ने में होनहार था, लेकिन जब वो स्कूल जाता था ना तो माँ छोड़ने जाती तो बच्चे ना थोड़े दिन बाद उसको चिढ़ाने लगे, तेरी माँ तो वही है ना जिनकी एक आंख खराब है, काणी है तेरी माँ तो बच्चे को लगने लगा कि माँ ना आए साथ में तो अच्छा। तो कभी कभी माँ को बोले ना बस यहीं तक छोड़ दो मुझे, फिर मैं चला जाऊँ। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ा। माँ जिस सेठ के यहाँ काम करती थी उसने उसको कहा कि मेरे को अपने बच्चे को और आगे पढ़ाना है, थोड़े से पैसे चाहिए मुझे। तो सेठ ने भी मदद करी, क्योंकि बच्चा पढ़ाई में क्या था? होनहार था, अच्छा था। तो उसने अपने बच्चे को शहर भेजा पढ़ने के लिए। एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया उसका, मुश्किलों से। लेकिन फिर बाद में वो बच्चा शहर गया तो माँ ने एक बार चिट्ठी डलाई कि बेटा मैं आती हूँ सामान लेके। तो उसने कहा नहीं नहीं तू मत आना, बच्चे ना मेरे को फिर चिढ़ाएंगे, तेरी माँ कैसी है? कहानी, तेरी माँ की तो एक आंख खराब। तो बड़ा डॉक्टर बन गया वो, लेकिन कभी भी उसने अपनी माँ को अपने पास नहीं बुलाया।
और उसके थोड़े समय के बाद में क्या हुआ, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, फिर उसके साथ शादी कर ली। उसने शादी कर ली। अब गांव वाले को वो बोलती कि मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है शहर में, तो वो कहते डॉक्टर होने से फायदा क्या उसके, आज तक तो कभी आया नहीं पूछने, ना कभी तो पैसे भेजे तुम्हारे लिए, ऐसा बेटा किस काम का। तो वो कहती थी नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बस वो सुखी रहे, माँ के हृदय की यही दुआ। तो एक बार बहुत बीमार पड़ी वो, तो सब लोगों ने कहा कि एक बार जाके देख तो ले तेरे बेटे को। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है शहर जाने के। तो गांव के लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, उसको एक बस की टिकट ले दी और कहा कि ठीक है अब तुमको हम बिठा देते, तुम जाना। तो बड़ी खुश हुई वो कि मैं जाऊंगी, अपने बेटे को देखूंगी, मेरा छोटा सा पोता है उसको देखूंगी। तो वो गई। तो जब वो गई शहर, ये देखो एकाग्रता की कमी, सब इधर उधर देख रहे हैं। हाँ, जो घटना घट रही है उसको घटने दो ना। तो अब जो माँ थी बहुत सपने बुनने लगी, मैं जाऊंगी, मेरे बेटे को देखूंगी, बहू को देखूंगी, पोते को देखूंगी, आज तो बड़ी खुश हो जाऊंगी। तो वो गई, घर का एड्रेस तो था, पूछते पूछते पहुंची वहां पर। तो उसकी जो बहू थी उसने दरवाजा खोला, बड़ा सा बंगला था बेटे का। तो बहू ने ऊपर जाकर के कहा आ गई तुम्हारी काणी माँ। बेटे ने कहा अच्छा आ गई। तो अब जैसे ही उसने ऐसा कहा तो बेटा जो था चिढ़ गया, इतने बार मैंने मना किया है फिर भी आ गई। तो नीचे गया और बोला कि ठीक है माँ तुम बैठो, कुछ खाना पीना है तो बोलो। उसने कहा हाँ बेटा भूख तो लगी है। ये नहीं कि ऊपर लेकर के गए, नीचे ही बिठाया, भोजन करा दिया और जो नीचे का सर्वेंट क्वार्टर था उसमें रख दिया, यहाँ तुम यहाँ रहना। तो बोले कि हाँ बेटा 1-2 दिन रहोगी फिर अपने गाँव चले जाओ। तो उसने कहा हाँ लेकिन किसी को बोलना मत कि तुम मेरी माँ। अब ये बात उस माँ के हृदय में बड़ी ठेस पहुंचा कि जिस बच्चे के लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मुश्किलों से पाला पोसा, उसके लिए मैंने घर घर का नौकर बनना स्वीकार किया, आज वो कहता है कि ये मत बताना कि ये मेरी माँ है। इधर बेटा क्या हो गया, कुछ नहीं कहेंगे, जाने दो। तो उसके बाद में उस माँ को ये बात इतनी चुभी कि रात में उस माँ ने सोचा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं। तो उसने एक पत्र लिखा अपने बेटे के नाम पर और उसने पंखे से टंग करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। सुबह जब बहू बेटा आए नीचे, देखा तो हैरान। तो माँ के पास में एक कागज पड़ा था, उसको उठाया और उसको जब पढ़ा तो बेटा जो था बहुत रोए, बहुत। उसने क्या लिखा था कि बेटा जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरी एक आंख ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने कहा कि ये आंख ठीक नहीं हो सकती है। तो मैंने सोचा कि मेरे बेटे को जीवन भर लोग बोलेंगे काना है, एक आंख से कैसे करें। तो डॉक्टर ने कहा अगर कोई एक आंख दे दे तो इसकी दोनों आंखें ठीक रही। तो तब मैंने अपनी एक आंख तुझे दे दी थी कि तुझे कभी कोई काना न करे। और जब बच्चे ने इस बात को पढ़ा उसको इतना दुख हुआ, लेकिन तब तक कुछ हो सकता था बच्चों। तो माता पिता वो होते हैं जो हमारे लिए अपना जीवन भी देने में कभी पीछे नहीं हटते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुखी रहे, मेरा बच्चा सफल रहे, मेरे बच्चे को समाज में मान सम्मान मिले। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, और विशेष तौर पर 5वीं 6ठी से ऊपर जब बच्चे जाते हैं तो आजकल केबल टीवी, पिक्चरें, मोबाइल, इसका ऐसा असर है। और साथ में पाश्चात्य देशों से आजकल आ गया रोज डे, आजकल आ गया वैलेंटाइन डे, आजकल आ गया चॉकलेट डे, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों ने हमारे बच्चों को इतना ज्यादा भ्रमित कर दिया है
कि उनको लगता है कि नहीं यही जीवन है, जबकि वो वास्तविक जीवन नहीं। तो अगर निस्वार्थ कोई हमसे प्रेम करते हैं तो वो कौन है? हमारे माता पिता। निस्वार्थ अगर कोई प्रेम करते हैं, हमारी उन्नति के लिए कोई विचारते हैं, तो वो कौन है? हमारे शिक्षक लोग। तो इसलिए आप सब बच्चों को हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का आदर करना चाहिए, क्योंकि वही आपके हित की बात सोच सकते हैं, वही आपके हित की बात बोलते हैं। तो इसलिए सच्चा प्रेम और निस्वार्थ प्रेम यदि कोई करता है तो वो सिर्फ आपके माता पिता और आपके शिक्षक लोग करते हैं। समझ में आई इतनी बातें? तो ये सब बातें जो है अपने जीवन में, क्योंकि वैलेंटाइन डे, रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, ये सब केवल क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज का बिजनेस है और साथ में हमारे चरित्र का हनन है। और आप सबने सुना है ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, बोलो बच्चों पूरा करो, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, बोलो पूरा करो, बड़े बच्चों को तो आना चाहिए। नथिंग इज लॉस्ट, बोलो। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो अब आप सब बच्चों को सोच लेना है कि हमें जीवन कैसा जीना है। और सबसे महत्वपूर्ण यही समय होता है जो आपका 10वीं से लेकर कॉलेज तक का समय। ये 5-7 साल अगर आपने संभाल लिए तो आप सारा जीवन खुश रहोगे, संतुष्ट रहोगे, आनंदित रहोगे। लेकिन ये 5-7 साल अगर आपने नहीं संभाले, कोई इधर उधर चक्कर में फंस गए, तो पूरा जीवन रोना पड़ता है फिर, और फिर कुछ भी बदल नहीं सकता। तो ये इतनी सब बातें जितनी आपको बताई है, कोशिश करके वो आप याद रखना, जीवन में उतारने का प्रयास करना। ठीक है? उतारेंगे बच्चे? तो आपके विद्यालय के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स और आप सब प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना अनमोल समय दिया और ध्यान से सुना। और आशा है कि आप इन सब बातों को अपने जीवन में जरूर उतारो। और जो भी कुछ मैंने आपको बताया, ये सब मेरे गुरुदेव का ज्ञान है, उनकी कृपा। हरिओम। संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित श्री योग विधान सेवा समिति का मैं आज स्वागत करती हूँ। वहाँ से जो सुशीला दी आए, उन्होंने हमें हमारी स्टडीज़ में कंसंट्रेट करने के लिए कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दी, एंड दैट रियली हेल्प्ड अस। शी टॉट अस हाउ वी कुड strengthen our willpower and our concentration power to focus more brightly on our studies, and that really helped us. Thank you so much. श्री आशाराम जी बापू के सानिध्य में आज जो ये फंक्शन किया गया है, पूजनीय दीदी ने इतनी अच्छी तरीके से अपने विचारों को यहाँ प्रकट किया है, बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है जिससे उनका ज्ञान वर्धन हुआ है और वास्तव में नई प्रेरणा मिली है, नव भारत का सृजन हुआ है। मैं दीदी का, पूजनीय गुरु जी का और समस्त आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।